था वो उनके कसौटी पे कितना खरा उतरा या नहीं उतरा, लेकिन उनकी ये जो कहानी है, अदृश्य की कहानी, ये पहली दफा मेरे पास में आज के वक्त की एक मौजू कहानी सामने आई, जो एक न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार की कहानी है, लेकिन उस पे तड़का या उस पे रंग जो है वो हॉरर का था। ये दो चीजें सुन करके, एक बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक कहानी और दूसरी तरफ एकदम दक्षिण और उत्तरी ध्रुव जैसी, मतलब दो चीजें लेकिन एक साथ मिल गई, एक साथ जुड़ गई। हॉरर कैसे हो सकता है ये? जब संदीप जी ने पूरी कहानी सुनाई और उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, जो उनके जहन में था, जो उनके हृदय में था, जो उनके मस्तिष्क में था, जब उन्होंने हमें बताया तो मैं सचमुच रोमांचित हो उठा कि हाँ, ये कुछ काम से मेरा संबंध बहुत पुराना है। ये ऐसे ही होता रहेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, इधर इसी तरफ से शुरू करती हूँ। हरि मृदुल जी बहुत बहुत अच्छे कवि हैं और इस समय नवभारत टाइम्स में उप संपादक हैं और बहुत बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और पहाड़ों से हैं, और पहाड़ों जैसा जो सुलभ दिल होता है वो इनका है। आज इनसे हम थोड़ा सा डर रहे हैं, संदीप जी आप भी डर जाइएगा, क्योंकि आज ये किताब के बारे में बोलने वाले हैं। तो हरि मृदुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल तिवारी जी, मतलब पता नहीं भगवान ने, सरस्वती माँ की इतनी कृपा है कि सरस्वती जी ने इनके ऊपर पूरे का पूरा कटोरा ही उड़ेल दिया है अपने ज्ञान का। पता नहीं कौन सी भाषा पे इनका कमांड नहीं है। आप इनके मुंह से हिंदी सुन लीजिए, इंग्लिश सुन लीजिए, उर्दू सुन लीजिए, और बाकी लैंग्वेजेस के लिए बाद में हम इनसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इनका नहीं तो परिचय। और आप सब ने ये, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हैं, फिजा और कौन सी वो तो अतुल जी और बताएंगे। बहुत इनका नाटक अभी कभी अगर आप लोग को देखने मिले, ताउस चमन की बुलबुल, ताउस चमन की मैना, बहुत बहुत खूबसूरत है। और अतुल जी को वैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा होगा, वो जो उसका कैरेक्टर था ना, वो बलात्कार वाला, तो यही मंत्री थे वो। तो खैर, लेकिन मतलब अतुल जी बहुत बहुत ज़हीन, बहुत अच्छे हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे एक कॉल पर वो यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच अतुल जी। कमलेश पांडे जी मुझे अभी धमका रहे थे थोड़ी देर पहले। इश्क बेटा, रंग दे बसंती, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में इनकी कलम से निकली हैं। और पता नहीं, पहले तो मतलब बहुत पहले का मुझे पता चला होता कि कमलेश भैया ही मेरी फ्रेंड के भाई हैं, तो मैंने कब के इनके घर धमक जाती, पर बोलते बहुत देर से इनके बारे में पता चला मुझे। लेकिन मैं सचमुच एक छोटी बहन की तरह इनका स्नेह पाती हूँ, बड़े भाई की तरह। मेरी पहली किताब के विमोचन पर भी आए थे कमलेश भैया ने, बहुत बहुत प्यारा बोला था। तो आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा यूँ ही मिलता रहे भैया। थैंक यू भैया। अशला नागर जी, बागवान तो सबने देखी है आपने, बागवान इनकी कलम से निकली है। और सबसे बड़ी बात, अमृतलाल नागर जी की पुत्री है, तो नेचुरल बात है कि उनके संस्कार इनमें आए हैं। और इतनी इतनी प्यार से हमेशा, इतना प्यारा इनका स्वभाव है। और इतना, मेरे फेसबुक पर हमेशा इनके कमेंट्स होते हैं, वरना फेसबुक में अक्सर लोग है ना देख कर करते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली है, बहुत पहुँच वाली है, तो मैं इसके बारे में करूँ। पर अल्लाह जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा मुझे अपना स्नेह देती हैं, तो आपका धन्यवाद। और मेरी प्यारी शोमा दी, आज हमें बहुत साल हो गए हैं, रात को 2 बजे भी अगर ये मुझे फ़ोन करें या मैं इनको फ़ोन करूँ, एक दूसरे का फ़ोन लेते हैं। और इन्होंने मुझे डांट डांट के मेरी पहली किताब कि तू कर, तू लिख, उसका विमोचन कर। और मैंने इनसे ये वादा लिया था, मैं विमोचन करूँगी उस दिन, आप चाहे आपका फॉरेन में भी कहीं प्रोग्राम होगा, आप नहीं जाएंगी। और शोमा जी ने इस वादे को निभाया था। और बहुत ही इनके लिए तो एक छोटी सी बात ये है कि एक बार भगवान ने एक अमृत की प्याली रखी और एक बच्ची को दी कि तुम पूरे विश्व में बांट दो। वो बच्ची पूरी प्याली खुद पी गई। तो बाद में भगवान ने बोला, बेटा तुमने बांट दिया? बोले मैं तो पी गई, खुद पी गई अकेली। बोले कोई बात नहीं है, अब तुम अपनी आवाज़ से वो अमृत पूरे सबको बांटना। तो ये हमारी बिस्मिल्लाह खान साहब की मानस पुत्री शोमा घोष। और बहुत 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 मेरी प्यारी सूर्यबाला जी, मैं सच बोलती हूँ कि मुझे
बॉम्बे में माँ का स्नेह यदि मिला है सार्थक संवाद में तो सूर्य बालाजी से, सुधा जी से। सूर्य बालाजी ने हमेशा मुझे बहुत बहुत सही दिशा दी है और मेरे जो पति मुकुल हैं वो भी यहाँ आए हैं। वो हमेशा मुझे कहते हैं, आप ये बात जरूर सुनिए सूर्य बालाजी, मुकुल हमेशा कहते हैं सूर्य बालाजी के जैसी बनो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत आपके जैसे बनूँ। और मुझे याद है कि मेरी तबीयत कुछ अचानक ख़राब हुई थी, उन्हें दूसरे दिन यूएस जाना था, लेकिन ये मेरे पास आई थी और मुझे इन्होंने इनका आना मुझे बहुत मेरे सपोर्ट कर गया। मैं आऊँगा बोलने के लिए। विवेक जी ने बोला कि हाँ ठीक है, पहले तुम ही आ जाना, लेकिन आधा मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद अलका जी आ गई, पूरा मोर्चा उन्होंने ले लिया। थैंक यू आपका। तो मेरे लिए ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जितने भी महान लोग बैठे हुए हैं, मैं तो अद्दा सा बालक हूँ सर आप लोग के सामने, मैं बस आप ही लोगों को देख रहा था। हमारे इस सोच में, खुशी में आप लोग शामिल हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी बात मेरे पूरे टीम के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने बोला, अगर एक क्षण भी इन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे टीम के ऊपर पड़ जाए तो शायद क्या कहते हैं, जिंदगी निराला हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप लोग हमारे सोच में शामिल हुए और 100%। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले बताता हूँ कि मैं जब इसका कहानी लिखा था तो मेरी अदृश्य पहली फिल्म है। मैंने सोचा एज ए न्यू डायरेक्टर मैं क्या सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ। मुझे लगा कि पहले तो बहुत बड़ी बजट की फिल्म मैं बना नहीं सकता था, तो मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनना था जिसमें कंटेंट हो, दर्द हो, प्यार हो और थोड़ा डर भी हो। तो अदृश्य इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। फिर मुझे था कि इसकी डायलॉग कैसे लिखी जाए। जो इंसान जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली को बहुत अच्छी तरह से समझता हो, शायद वही इसके डायलॉग लिख सकते थे। मैंने अलका जी को पकड़ा। अलका जी ने कहा, मैंने अलका जी को कहा कि अलका जी मेरे पास कुछ बजट है नहीं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन बजट कुछ नहीं। अलका जी ने मुझे कहा कि संदीप, अगर तुम्हारी कहानी अच्छी है तो मैं और विवेक जी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अलका जी, थैंक यू विवेक जी। आज आपकी वजह से ये शायद फिल्म बन पड़ी। और मैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली इसलिए बात कर रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि दोनों की प्लस पॉइंट है, दोनों की माइनस पॉइंट है। जॉइंट फैमिली में जो रह चुके हैं उनका एक अलग तरीका होता है, बच्चे पलते बढ़ते हैं, संस्कार होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में संस्कार नहीं होता है, ये है कि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ समझ लेते हैं। माँ बाप, मेरे जैसे पेरेंट, मेरी भी बेटी है पीछे है, और हमें ऐसा लगता है मेट्रोस में खासकर कि हम अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं, जितना कुछ भी हम कर सकें। हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और हम दौड़ धूप में एक चीज भूल जाते हैं कि वो बच्चा हमसे क्या चाहता था, क्या उम्मीद करता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। शायद ये बहुत बड़ी बात है जो न्यूक्लियर फैमिली की बहुत बड़ी कमी है। बस वहीं से अदृश्य की शुरुआत हुई और यही अदृश्य की कहानी है। फिल्म के बारे में तो हुई चुकी बात है, मैं अलका की बात करूंगी। अलका के लिए, जिसके लिए मैं आई हूँ, अलका और आपके लिए। आप लोग हैं तो हम फनकार हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो अलका और आपके लिए एक शेर कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है।
जिंदगी में दोस्त की बहुत ही अहमियत होती है, तो अलका मेरी ऐसी दोस्त है। और सबसे पहले मैं जो उन लोग दिग्गज लोग बैठे हैं, सूर्यवाला जी तो प्रातस्मरणीय है, हम लोग का इंस्पिरेशन है अचला जी, हमारे हस्बैंड के साथ मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ आपसे, बहुत बहुत बड़ी लेखिका है पांडे जी, अतुल जी, आपकी हमारे घर पे आना जाना बहुत ही विद्वान। और हरी मृदुल जी से तो मेरी बहुत बात होती है टेलीफोन में, आज पहली बार उनको मैंने इस तरह से सुना। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। सामने इतनी बड़ी बड़ी कवित्री बैठी है, दीप्ति जी, कविता जी। आज मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैंने कहा ना कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, मुझे इस खुदा के लिए आज रुकना पड़ा। तो मैं इसकी चाहत को अधूरी नहीं रख पाऊंगी। आज माइक भी नहीं है गाने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी लिखी हुई ये, और मेरी भावनाओं को अलका अपने कलम से लिखती है। कभी भी मेरा कोई भाव आता है मैं तो लिख नहीं पाती हूँ, वो लिख के देती है मुझे। और आज उसकी भाव को मैंने कहा कि तुम्हारी ये गाना कैसे गाना है बताओ, तुम कुछ गुनगुनाओ मुझे। तो वो जो गुनगुनाई थी मैं उसी तर्ज में, उसकी भावना को मैं अभी चलते चलते ही मैंने किया है। कल भी कुछ तुम्हारी कुछ आपने सोचा, मैं सोच लूँगी, तुम्हारी सुन को मैं सोच के गाऊंगी। तो 2 लाइन पेश है। पंडित किरण मिश्रा जी का नाम मैंने भूल गई थी, वो है कि चले गए? बैठे हैं। सुन लिया और आशीर्वाद ही बनता है, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ अपने अनुभव से, क्योंकि ये संयोग की बात है कि दोनों ही क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा सा दखल है, साहित्य में भी और उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा है दखल। तो बस यही कह सकती हूँ मैं कि मुख्य चीज़ जो मेरे एक सौभाग्य और मिला, 2 मिनट में ज़रूर बात करूँगी, कि मेरे कलम जो पेन होता है कलम वो एक ही होता है, लेकिन ऐसा सौभाग्य कम लोगों को मिलता है जिन्होंने उसी कलम से अलग अलग विधा के लिए घनघोर लिखा हो। वो जो पाठ्य विधा जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, और श्रव्य विधा जो हम आकाशवाणी में सुनते हैं, और दृश्य विधा जो फिल्मों और उसके बाद सैटेलाइट द्वारा मुझे सौभाग्य मिला। और मैंने बहुत जम के सभी माध्यमों के लिए, सबके लिए लिखा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सीरियल्स की बात इसलिए नहीं कहती कि उसमें कोई एक कहानी नहीं होती है, वो जितना समय टीआरपी आती है तो चलाते जाते हैं, लेकिन बाकी में साहित्य, सिनेमा या आकाशवाणी, सब में जो कोई भी कार्यक्रम हम जब रचना करते हैं उसकी में सबसे प्रमुख होता है। हमारी इंडस्ट्री में स्वागत है। और एक दरखास्त की भैया मैंने
कभी भी फिल्में लिख लेता हूँ, मुझे मौका देना। अलका बहुत बदमाश लड़की है, हमेशा अपने रिश्ते का फायदा उठाती है, मगर इस बार मुझे उससे ईर्ष्या होती है क्योंकि मैंने कई बार सोचा मेरी इतनी स्क्रिप्टें हैं, करीब 45 फिल्में हैं, उनको उपन्यास में गलत मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई, या तो आलस या कुछ और। मगर अलका जो है मुझसे 2 कदम आगे निकल गई। लड़कियाँ बड़ी तेज हो रही हैं आजकल, तो हम लड़कों को होशियार रहना। जहाँ तक इस किताब का सवाल है, ये एक तरह से नया प्रयोग है हमारे यहाँ, हमारी इंडस्ट्री में। हॉलीवुड में तो होता रहा है, पहले फिल्म बनती है, फिर द बुक ऑफ द फिल्म रिलीज होती है, क्योंकि ये 2 बहुत अलग अलग विधाएं हैं। फिल्म अलग है, सिनेमा अलग है, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मगर दोनों का व्याकरण बहुत अलग होता है। और कभी कभी उपन्यास को फिल्म में उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उपन्यास से आपको एक आज़ादी देता है कि भाई आप एक कुछ किरदार है, आप उसके मन के अंदर घुस जाइए, लेखक अपना उसके पन्नों पे पन्ने भरता चला जाता है। 20-25 पन्ने तक वो जो मुख्य किरदार क्या सोच रहा है, यही उपन्यास में होता है। फिल्म में हम सोच नहीं दिखा सकते कि किरदार क्या सोच रहा है, वो ऑडियो विजुअल मीडियम है। तो मगर ये एक बड़ी हिम्मत की बात है कि एक स्क्रिप्ट को आपने उपन्यास में उतारने की का जो साहस किया है, अब वो देखना है कि उसमें कितनी सफल रही है, वो हमें बात की बात है, मगर ये एक अच्छी शुरुआत क्योंकि अलका जी। और अगर अल्फाबेटिकल क्रम में चलूँ तो पहले अलका जी को, फिर संदीप जी को और फिर विवेक भाई को बहुत बहुत बधाई कि आज ये कमाल का संगम यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज ज़्यादा वज़न इस प्रणम्य मंच का है या इस ऑडियंस का है, जहाँ की अटल जी, दीप्ति जी, कविता जी, डॉक्टर सेनगुप्ता जैसे तमाम साहित्यकार, खन्ना साहब वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं जब वज़न की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने वज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बौद्धिक वज़न के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ तक मेरे वज़न के ताल्लुक है, आज सर बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे वरिष्ठ लेखक कह के कहा, क्योंकि ज़्यादातर मंचों पे मुझे गरिष्ठ लेखक करके बुलाया जाता है, वरिष्ठ लेखक करके नहीं बुलाया जाता है। तो ये सचमुच दोस्तों, मैं इतने विद्वानों ने इतनी अच्छी बातें कही, खास करके कमलेश जी ने, और बड़ा अच्छा है कि उन्होंने यहाँ पे नोबेंदु घोष जी की बात की, नोबेंदु दाके जो मेरे गुरु थे। जब बौदी घर आई थी तो मैं उस घर में मेरा आना जाना लगातार होता था। और मेरे ख्याल से जिस सफल एडाप्टेशन की आपने बात की, उपन्यास को कैसे उन्होंने फिल्म बना दिया, वो नोबेंदु घोष जैसा व्यक्ति ही कर सकता था, अलका जी, जो कि एक उपन्यासकार भी थे और स्क्रिप्ट लेखन में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। कलकत्ता में एक उपन्यासकार के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और मजे की बात यह है कि स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे अपना लंबा करियर निभाने के बाद में सबसे ज़्यादा उम्र के डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड कमाने के बाद में 77 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड लिया था, नेशनल अवार्ड। और वो कमाने के बाद में जब वो वापस अपनी जन्मभूमि कलकत्ता गए तो वापस नॉवेल्स की दुनिया में पहुंच गए, और उनके बाद के नॉवेल्स भी पढ़ने लायक हैं, उनकी बाद की किताबें भी देखने लायक हैं। मैं भी आपके घर में था, कलकत्ता वाले घर में, और वहाँ पे मैंने वो बहुत सी किताबें जो यहाँ बम्बई में नहीं मेरी नज़र से गुजरी थी। बुल्ले शाह साहब की मैंने ली थी, और उसमें कुछ जो हिंदी की लाइनें मैंने अपनी लिखी हैं, तो वही आपको सुनाता हूँ, उसका संदर्भ।
जी, किस तरह की कहानी है, सबसे पहले तो ऑडियंस को ये बताइए। सबसे पहले ये हॉरर इमोशनल थ्रिलर है, बच्चों के ऊपर कहानी है, हाँ, और सिबलिंग राइवलरी भी है। हम जैसे मैं जब बात कर रहा था कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली तो हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली का जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, सब कुछ जो हो सके करता है मेट्रोज में, लेकिन बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं देखते हैं। दौड़ भाग में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते ही नहीं हैं। तो ये इसी चीज़ को बेस पे रख के ये कहानी लिखी गई है। 3 तारीख को रिलीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। कास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या मतलब थॉट प्रोसेस था जब आपने फिल्म की कास्टिंग की? और इस बारे में थोड़ा देखिए, मैं जब कहानी लिख रहा था तो मैंने सोचा कि ये मेरी पहली फिल्म है, बड़ा स्टार कास्ट आना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा यह था ही कि मैं पहले कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाऊंगा और बच्चों के साथ खेलूंगा। बच्चों की फिल्म होगी और बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चों में स्टारिज्म होता नहीं है और बच्चों से बड़ा स्टार कोई होता नहीं है। सर, इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि बुक को जो है फिल्म से कंपेयर किया जाता है, कहीं ना कहीं लोग पहले बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिल्म को कंपेयर करते हैं बुक के साथ, और अभी मतलब जो है बुक के मुताबिक फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो बनती है। तो आपने उस चीज़ का कितना ध्यान दिया है, कितने रेडी है कंपेरिजन के लिए? इसमें कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। बुक चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिल्म चल जाएगी, फिल्म चल जाएगी तो बुक ऑटोमेटिकली चल जाएगी, तो कुछ भी चलेगी तो जीत तो मेरी होने वाली है। क्या मानते हैं? तो क्या प्रिपरेशन की है पूरी फिल्म के लिए और एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं? देखिए, ये पहली फिल्म ऐसी होगी, छोटी बजट की फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है। एक भी ऐसा टेरिटरी नहीं है जो हमने छोड़ा है, पूरे समस्त भारत में। इनफैक्ट केरल में फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिलनाडु में इस तरह की फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं इतना लकी हूँ कि ये फिल्म, मेरी फिल्म जो है तमिलनाडु में भी रिलीज़ हो रही है, आसाम में भी रिलीज़ हो रही है, केरल में भी रिलीज़ हो रही है। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आप बताइए, रवि कुमार जी, जी प्लीज आप जी बताइए। जी सर, आप कैसे हिस्सा बने इस फिल्म का और क्या कहेंगे इस फिल्म के जिस तरह का टॉपिक? हाँ, ये जो फिल्म का टॉपिक है डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग है, और जब संदीप जी ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं रो दिया था, इतनी इमोशनल कहानी थी। इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं लकी हूँ कि ये जो कैरेक्टर मुझे करने को मिला और मैं इस कैरेक्टर को जिया हूँ। आई रियली इन्जॉयड दिस कैरेक्टर, और ये एक संदेश भी देती है ये फिल्म। आज का जो माहौल है, बच्चे और पेरेंट्स कैसे आपस में दूर होते जा रहे हैं, तो उसको एक बहुत अच्छा मैसेज देके जाती है कि इन सब हालातों के साथ आप बच्चे को किस तरह से आप उसको अपने से दूर ना रखें। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, टेक्निकली बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी और एक अच्छा संदेश भी उनको देखने को मिलेगा। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का? मैंने ये जो इसमें फादर का जो कैरेक्टर है वो मैंने प्ले किया है, जो बच्चा जिसके साथ वो प्रॉब्लम है उसके मेरी कुछ फैमिली में कुछ ऐसे मेरे जो कमिटमेंट्स हैं जो मैं, बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, सो मैं पूरा ध्यान अपने बच्चे को नहीं दे पाता हूँ और कोशिश भी करता हूँ ध्यान देने की, लेकिन वो बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा समय के बाद फिल्म में उसको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ घर में कुछ और मुझे थोड़ा सा शायद मुझे और इग्नोर किया जाएगा, और इस वजह से वो और उनसे दूर हो जाता है, और यही मेरा बेसिकली कैरेक्टर है। तो अपने अल्टीमेटली हम उस समस्या को हम किसी भी तरह से इस फिल्म में, बिकॉज मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, तो हम अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे आते हैं और बहुत अच्छा एंडिंग है फिल्म मेरे साथ। आपने यही सब्जेक्ट जो चुना, आप बॉम्बे में देखे हैं कैसे माँ बाप जो काम पे जाते हैं और बच्चे घर में अकेले रहते हैं, या तो ट्यूशन पे जाते हैं या किधर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बोल रहे हैं। मैंने स्टडीड दिस। ऑब्वियसली मैं पहले कई पेरेंट्स से बातें की, कई बच्चों से मेरी बात होती थी। तो एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि मैंने 2 बच्चे थे, मैंने उनको पूछ लिया कि बेटा बताओ कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी या पापा? तो छोटा वाला हंस रहा है। बोले क्या हो गया? तो बोलता है नहीं मुझे तो मम्मी, और एक दूसरे वाले मुझे तो पापा। तो ऐसा, जबकि
नहीं होता है डिवाइड। जो पेरेंट्स हैं वो सभी को बराबर से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा का वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बच्चे की सोच है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मेरे साथ और भी एक्टर्स हैं। निधि, बिल्कुल, दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए। निधि महावन और मैं अदृश्य में सोनाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मेरा और ध्रुव जो अदृश्य में अब्दुल प्ले कर रहे हैं, मेरा और इनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है। मैं इनकी नानी का रोल प्ले कर रही हूँ, तो काफ़ी मज़ा आया इनके साथ काम करके। सैंडी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जब स्टोरी हम लोगों ने सुनी तो स्टोरी सुनने के बाद में इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि बच्चों के बारे में ये स्टोरी है। बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब घर में दूसरा बच्चा आता है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने अपने अपने रोल्स पे काफ़ी काम किया, और संदीप ने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया टू गेट इनटू द रोल्स, और ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच संदीप। अब तो आप अपना परिचय दें और अपने किरदार के बारे में बताएं, कैसा रहा सफ़र पूरी फिल्म और एंटायर क्रू के साथ, कैसा रहा, क्या कुछ किया? हेलो, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान इस्माइल शेख। मैं इस मूवी में ध्रुव का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन लीड का। और जैसे मेरा जो पहला सीन था, जो ट्रेलर में भी है, गेट खोल के अंदर आना, वो सीन में सर ने मेरा बहुत सीन किया था, वो मिल नहीं रहा था, वो गेट जल्दी खुल नहीं पा रहा था, बहुत टाइट गेट था, तो उसमें सर ने बहुत मेरा सीन लिया है। और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो भी सर ने मेरा जो एक सीन है जो मैं भागते हुए आ रहा हूँ, उसमें मेरा डर का भी जो दिल में डर था वो निकाल दिया है सर ने। और प्रमोशन को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ डायरेक्टर ने आपको ब्रीफिंग दी है, प्रमोशन कहाँ करने वाले हैं, और चेक वगैरह मिल गया है? जी बताएं। आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद बड़ा होके माल बनेगा। जी बताएं आप। प्रमोशन का तो कुछ अभी तक पता नहीं है, अभी आज यहाँ पहली बार आए, तो यही प्रमोशन हो रहा है। बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, और हम लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सो वी वांट योर सपोर्ट। ट्रेलर भी चल रही है, कई जगह ट्रेलर्स भी चल रहे हैं, सो विच इज़ वेरी गुड। सर कितने थिएटर में रिलीज हो रहा है? जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया ये 250 थिएटर पे रिलीज़ हो रहा है। फर्स्ट वीक का हमने यही पकड़ा हुआ है, और अगर फिल्म थोड़ी भी चल जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ ये 300-350 थिएटर पहुँच जाएगा। प्रमोशन को लेकर कुछ दिन ही बचे हुए, क्या क्या तैयारी प्रमोशन को लेकर? सोशल मीडिया नेटवर्क आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे हम आगे बढ़कर प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं बचा है जहाँ पे शायद हमारी फिल्म की बात ना हो रही हो। ट्रेड में बहुत ज़्यादा हलचल है। ट्रेड में सभी लोग जानते हैं कि अदृश्य एक फिल्म है जो 3 तारीख को लगने वाली है। तो ओके सर, थैंक यू सो मच। सर एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए, और कैसे मतलब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया और कैसे कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा सा उसका। या श्योर, संदीप चैटर्जी मतलब बहुत अच्छा राइटर भी है ज़्यादा मेरे ख्याल है। उन्होंने स्पेशली हमारे पास इंट्रोड्यूस के लिए मिस्टर रवि इज़ इंट्रोड्यूस मी टू मिस्टर संदीप। तो ये स्टूडियो में आए थे हमारे ऑडियो लैब में, तो उन्होंने कहानी सुनाई, तो कहानी भी मुझे अच्छी लगी, उससे अच्छे इंसान अच्छे लगे, तो हमने सोचा मिल गया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो दीपक जी इज़ जॉइंड अस, एंड दीपक जी ने बहुत कोऑपरेट किया, जस्ट बिकॉज हाउ वी वर एबल टू फिनिश फिल्म ऑल्सो। तो सारे इस तरह आगे बढ़ते गए, एंड अब 2-3 दिन आफ्टर 3 days 4 days वी आर गोइंग टू रिलीज द मूवी ऑल्सो। एंड सर फिल्म के स्टारकास्ट भी नहीं है, तो मतलब कितना डिफिकल्ट या फिर इजी हुआ आपके लिए, और कितना मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है जब नई स्टारकास्ट होती है, तो उस बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली नया स्टार के साथ में सभी लोग बोलते हैं वो डिफिकल्ट होता है, मैं भी मानता हूँ डिफिकल्ट होता है। मैं भी खुद देखता हूँ साल में 30-40 फिल्म हमारे यहाँ पे भी बनता है, मे भी उससे भी ज़्यादा। तो बट वी आर सो ग्रेटफुल फॉर आवर सब्जेक्ट एंड डायरेक्टर कि हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है, हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है। और स्पेशली वी आर रिलीजिंग इन तमिलनाडु एंड केरला, जो हिंदी फिल्म भी नहीं होता है, वहाँ पे भी 25 सिनेमास बुक हो चुके हैं हमारे। सो लाइक वेयर वी लाइक इट्स वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर अस ऑल्सो। सर एज एन एक्टर थोड़ा सा बताइए अपने किरदार के बारे में, और क्या ब्रीफ मिला था डायरेक्टर सर से? ब्रीफ ये मिली थी कि ये बच्चों की कहानी है जिसमें टिंच ऑफ हॉरर है,
तो बिल्कुल अलग सा लगा कि इतना प्यारा सा हॉरर है कि आप डर से नहीं जाओगे, जो है ना लाउड हॉरर नहीं है। तो पहली बात तो ये एज एन एक्टर हम ये सोचते हैं यार कि एक डायरेक्टर ने हमें अप्रोच किया है, स्टोरी सुनते स्टोरी बहुत प्यारी लगी और कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, और जो एज एन एक्टर आई लुक फॉरवर्ड टू डू अ गुड रोल। तो मुझे ये लगा कि पूरी मूवी में जो स्ट्रगल है एक बच्चे को साइकोलॉजी को पढ़ना समझना, जो उसका स्ट्रगल है उसके साथ ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा कैसे है, तो थ्रू आउट द मूवी you'll see me. So I think and as you ask के नए बच्चों के साथ नए एक्टर्स के साथ मूवी बनती है तो चैलेंज तो होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ चैलेंजिंग और इट्स अ रिस्की थिंग, एंड आई बिलीव आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। और एज एन एक्टर आई बिलीव उनकी प्रेफरेंसेस जो रही है चूज़ करने में बच्चों की, स्पेशली एज यू से इसमें भी दृश्य में बच्चों का ही दिख रहा है पोस्टर में, तो पाखी और अब्दुल ने आई वुड से आई वर्क विद लॉट ऑफ किड्स, इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। ये एक सेंट्रिक अट्रैक्शन होगा मूवी का कंटेंट, एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड मूवी की जैसे ये पब्लिश हो रहा था उस समय आपने देखा कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। एज एन एक्टर वी everybody whoever is in as a part have done a great job. एक गाना है जो आपने सुना भी, वो भी बहुत प्यार से लिखा गया है, जो बैकड्रॉप में आते रहेंगे। सो एक अच्छी मूवी बनाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने, एज एन एक्टर हम लोगों ने बहुत मेहनत की है काम करने को, और दिल के करीब है। सैंडी की फर्स्ट मूवी है संदीप चैटर्जी की, आई एम पॉजिटिव के बहुत अच्छा करने वाली। कंपटीशन है तो अच्छे बड़ी मूवी से, पर आई एम पॉजिटिव के हम लीड करेंगे, हम आगे करेंगे। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो फैमिली के साथ देख सकते हो और सब लाइक करेंगे। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। क्या बात है। राकेश जी, मैं आपसे भी किस तरीके से सोशली, जैसे कि संदीप ने भी बताया कि साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट किया है कि बच्चों के माइंड को किस तरीके से पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए या उनको कैसे नर्चर करना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को ये ना समझे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है किसी भी बच्चे को। तो उस तरीके से इस पूरी फिल्म को वीव किया है। और मेरा कैरेक्टर एक साइकेट्रिस्ट का है जो इसमें पूरी फिल्म की जो बिखरी हुई कड़ी है उसको जोड़ता है और कैसे वो पिक्चर पूरी आगे जाती है। तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, सबके साथ बहुत मज़ा आया और होपफुली सबको मज़ा आएगा फिल्म देखकर। कि ये प्रोड्यूस के साथ साथ ऑलरेडी रिलीज भी हम खुद ही कर रहे हैं, तो एक्चुअली दीपक शाह जी भी हमारे साथ में भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि अच्छा लगना चाहिए, सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, टच होना चाहिए, तो वी वर्क इट। सो और वैसे भी मेरा फ्यूचर में प्लान ये था कि टू बिकम एन प्रोड्यूसर। सो इससे पहले भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किया हुआ एज ए जीवी में, बट दिस विल बी लाइक अभी मेन स्ट्रीम से शुरुआत हो गई। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब संदीप चैटर्जी जी ने मुझे बुलाया था तो इन्होंने मुझे क्राइम पेट्रोल एक टीवी पे शो आता है जो काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, तो इन्होंने देखा था और इन्होंने कहा जो आपकी एक इमेज है आपको इस इमेज से अलग करना है, तो आप जैसे दिखते हैं मारते रहते हैं क्रिमिनल्स को या ऐसा आपको ये नहीं करना है। मैं कहा यार ये तो मैं यही करता हूँ, इसी के लिए तो मुझे बुलाया जाता है। तो इस फिल्म में जो है ये कॉमिक कैरेक्टर का जो है मुझे दिया गया है कि एक आप जो है एक पुलिस ऑफिसर तो रहेंगे लेकिन उसमें कॉमिक जो है जहाँ पे एक लाफ्टर की ज़रूरत है, आप सतर्कता दिखाएंगे, आप केस सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें कॉमिक टाइमिंग जो है वो रहेगा। तो मेरा और डॉक्टर शास्त्री का जो है आपस में टशन रहता है, लेकिन इस केस के तहत जो है हमें आपस में मिल के काम करते हैं और पूरी केस को सॉल्व करते हैं। तो ये एक पूरा समझ ग्रेट सक्सेस एंड आई फील दैट his maiden venture will certainly bag him a debut director the award. He has worked very hard and he is very emotionally attached to the film and we are proud of his achievement and I wish him luck. मैं संदीप चैटर्जी जी को इतनी बधाइयाँ देना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था दुबई में अप्रैल में, और ये फिल्म ऑलरेडी इतने अवार्ड्स जीत चुकी हैं, लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल से लेकर डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, 8 फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हो चुकी हैं और अवार्ड्स जीत चुकी हैं। तो आई थिंक जो हम हमेशा देखते हैं कंटेंट ऑफ द फिल्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसके कंटेंट ऑफ द फिल्म इज़ रियली टचिंग, क्योंकि आप आज कोई भी उम्र के हैं, आप बच्चे हैं तो आप ये फील कर सकते हैं, बड़े हैं तो फील कर सकते हैं, आप टीनेजर हैं तो आपको आपका बचपन याद आएगा, पेरेंट्स की याद आएगी। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कंटेंट फिल्ड फिल्म जिसमें एडवेंचर भी है और बहुत सारा थ्रिल भी है एंड इमोशंस है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज विच गो स्पेशली हमारे कंट्री में, इंडिया में, जो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं ऑफ लीनियर फैमिली,
कि हम उसको किस तरह से बैलेंस कर सकें, किस तरह से हम समझें बच्चों के मन में क्या फीलिंग है, उनके दिलों में क्या बीतती है। हम तो काम पे चले जाते हैं लेकिन बच्चे क्या फील करते हैं। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्टार कास्ट इज अमेजिंग। मुझे इनका ट्रेलर इतना पसंद आया। रवि कुमार जी को भी बधाई देना चाहूँगी। आई थिंक वो जो आपका अवार्ड शो था जहाँ पर आपके चले थे तो पूरी दुबई में हलचल मच गई थी इस फिल्म की। सो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। एंड ऑफ कोर्स फाइनली इट्स ऑल ऑन द मीडिया। आई वॉन्ट यू ऑल टू रियली गो अहेड और इसके मैसेज के बारे में बात कीजिए लोगों से। आई थिंक इट हैज़ अ ब्रिलियंट मैसेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू संदीप जी, सैंडी।